एपिसोड ऑफ द ट्वेल्थ मैन। काफ़ी अरसे से आप लोग हमने कुछ शो वैसे किया भी नहीं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि काफ़ी अरसे से कुछ हो भी नहीं रहा शो करने के लिए। पाकिस्तान तो क्या, सारी दुनिया की जो क्रिकेट है वो स्टैंड स्टिल पे आई हुई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। सो इस दौरान हम बैठ के हमने फ़ैसला किया है कि हम हर रोज़ ना सही लेकिन हर हफ्ते में दो जो है वो वर्ल्ड 11 निकालेंगे। वो किसी टॉपिक भी हो सकती है, चाहे वो सारे खब्बे प्लेयर हों, चाहे सारे सजे प्लेयर हों, चाहे सारे अन्य प्लेयर हों, चाहे सारे जो हैं वो फास्ट बॉलर हों, तो हम एक 11 निकालते रहेंगे। इस सिलसिले में हमने 2-3 तैयार कर लिए हैं। अभी मैं उस दिन डिस्कस कर भी रहा था तासीर के साथ, बाकी दो को भी बताते हैं। एक इंटरेस्टिंग आइडिया और भी आया था, वो भी हम लोग अभी बनाएंगे। मैं आप लोगों को लिंक शेयर करता हूँ, अभी हम रिवील नहीं करेंगे उसको, बट आज वो का शो के एंड में शेयर करना। चलो शो के एंड पे सही। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाँ, बेसिकली है पाकिस्तान की वनडे इंटरनेशनल की बेस्ट 11, ऑल टाइम ऑल 11 टाइम। सेलेक्ट करना। तो मेरा ख्याल है कोई इंटरेस्टिंग किस्म के आई होप कमेंट्स आते रहें, वरना हम अपनी टीम तो बना ही लेंगे। सो मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ओल्ड पैनलिस्ट अली मुराद, बड़े अरसे बाद ज्वाइन किए इन्होंने। अली, वेलकम टू द शो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत ये बहुत अरसे हमेशा हमें बाद। डिच करा रहे थे, अब कोरोना की वजह से नहीं करा सके। अब इनके पास अब और कुछ है ही नहीं, करो देखो। अब शो पे शो कराई जाओ मेरे कोई 3 बहाना घंटे का नहीं शो बचा कर लो इनके लिए। बेशक। और शबीब ने हमें ज्वाइन किया आफ्टर 2 ईयर। मेरा ख्याल है कि PSL के 2 साल पहले शो पे किसी पे आए थे, और अभी दोबारा हैं। तो शबीब, आपको भी वेलकम कहते हैं। और तासीर और शुक्रिया जी, मैं जरा हाइबरनेशन मोड पे था, अब वापस आ गया हूँ क्योंकि और कुछ हसन करने अली नहीं। हसन अली वाली इंजरी हुई थी इनको। हाँ, नहीं, वो जरा ऑफ ईयर आपको बताऊंगा, वो हसन अली वाली नहीं है। हसन अली वाली इंजरी थी जो आप वजह समझते रहे हसन अली की, उसी किस्म की वजूहत थी इनकी भी। तो क्लोज इनफ। और तासीर डेडलिफ्ट हमारे करके साथ यार, दोबारा मौजूद हैं एज यूजुअल। सो सबसे पहले हम शुरू करें एज ओपनर्स के यूजुअल। साथ। दो दो ओपनर अपने बताएंगे आप लोग। अली। अच्छा मेरे से स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। मेरी टीम के ओपनर्स हैं जी, सबसे पहले तो सईद अनवर है। ठीक है। मतलब नो ब्रेनर सईद ऑब्वियस सी बात है, अनवर। उनको तो कोई बहस भी नहीं हाँ, करेगा। पाकिस्तान की अगर आपने ओडीआई या टेस्ट 11 बनानी हो और उसमें सईद अनवर एज एन ओपनर ना हो, मतलब सईद अनवर से बेहतर ना पहले कभी ओपनर आया और ना अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख तक आज तक पाकिस्तान कोई के नहीं पास है। ओपनर आया है। फिर दूसरे मेरे ओपनर हैं शाहिद अफरीदी। सो उसका एक मेन रीजन ये है कि मैं और तासीर वैसे ही शाहिद अफरीदी फैंस हैं, और और अब ऑल ये है कि शाहिद अफरीदी और सईद अनवर का जो कॉम्बिनेशन है, ओपनिंग कॉम्बिनेशन, वो काफी इंटरेस्टिंग रहा है ओवर द इयर्स। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके ऊपर हम बाद में आ सकते हैं। बट काफी मजेदार चीज है कि मतलब मैंने वर्ल्ड कप में 99 के 2003 के इन दोनों को ओपनिंग करते नहीं देखा। कोई रीजन हो जाता था कि शाहिद अफरीदी नहीं खेल पाते थे या पता नहीं क्या था, बट ये था कि हमारा जो ये एक जो सॉलिड ओपनिंग पेयर था, ये कभी वर्ल्ड कप में नहीं रिप्रेजेंट हुआ। तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन इंटरेस्टिंग करेंगे बात इसके आप बाद। अली ये भी देखो कि शाहिद अफरीदी ने एक्चुअली मेरे ख्याल है 99 के वर्ल्ड कप में एक मैच या 2 मैच खेले थे। सो एक्चुअली वो ज़्यादा यूज़ ही नहीं हुए थे हाँ 99 के वर्ल्ड कप में, हालांकि तब तक उनके डेब्यू को 2-3 साल हो चुके थे। बिल्कुल। फास्टेस्ट सेंचुरी को 2 साल हो गए हुए थे, डेब्यू तो हो ही गया था। 96 में हुआ था। 96 में हुआ था। अच्छा, तो आप फिर शाहिद अफरीदी हैं, और आमिर सोहेल क्यों नहीं है? शाहिद अफरीदी हैं बिल्कुल। मतलब इसमें वही है कि मतलब हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट और एनीथिंग, मतलब मैं एक फैन हूँ, एंड एज अ फैन आई नेवर रियली लाइक आमिर सुहेल की। मतलब अगर आप बैटिंग एवरेज भी निकालो तो आमिर सुहेल से फिर बेहतर है मैं रमीज राजा को रख लेता, या मैं मोहम्मद हफीज को रख लेता, जिनकी एवरेजेस भी बेहतर हैं एज एन ओपनर। तो आमिर सुहेल मेरे लिए कभी भी उस तरह टॉप ऑफ द टीयर नहीं आए, हालांकि वो कंसिडर किए जाते हैं, बट ये है कि मेरे उसमें वो कभी भी नहीं आए। ठीक है शबीब, आपके क्या दो ओपनर हैं? यार हमारे ओपनर्स में सईद अनवर हैं और शाहिद अफरीदी हैं। लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, और ये इस पेयर की एक स्पेशलिटी ये है कि आप इसको किसी भी एरा की क्रिकेट के अंदर खिला लें, ये फिट इन हो सकते हैं। मतलब हम आजकल चेक करते हैं, एग्जांपल देते हैं यार एक्सप्लोसिव ओपनिंग की, जिस तरह जेसन रॉय है या इस तरह के कैरेक्टर हैं,
तो शाहिद अफरीदी उस टाइमलाइन के ऊपर जब स्टार्ट तो हुआ था, जसूरिया वगैरह स्टार्ट तो कर चुके थे, लेकिन बहरहाल एक रिक्वायरमेंट को किसी भी टाइम पूरा करता है, हार्ड हिटिंग या ऊपर के आपके सर्कल के ओवर्स को कैपिटलाइज करने के लिए। और सईद अनवर अगेन इनिंग एंकर भी है, 7 तक लेके चलेंगे, स्ट्राइक रेट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस अफरीदी आपको बॉलिंग यूटिलिटी दे देता है, और अगर आपके टॉप 3 में कोई बॉलिंग ऑप्शन होती है, और अफरीदी इज मोर देन अ बॉलर, बल्कि बॉलर ही थे, वो तो आप ही बताएंगे बॉलर थे या बैट्समैन थे, लेकिन ये है कि वो एक नेचुरल एक ऑटोमेटिक चॉइस बनते हैं ओपनिंग के लिए। तासीर ने इस बात को बहुत एंजॉय किया, इसीलिए तासीर की बात की मैंने। कंप्लीटली एग्री। मैं तो शबीब की बातों से बहुत ज्यादा एग्री कर रहा हूँ आज, लेकिन अली की बात से मैं एग्री करता हूँ। मेरे भी सेम 2 ओपनर्स हैं, सईद अनवर और अफरीदी, एंड मोस्टली बिकॉज इन दोनों को मैंने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ओपन करते देखा पाकिस्तान के लिए, एंड यू जस्ट कांट गो रॉन्ग विद एन ओपनिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, उसके साथ मसला कोई नहीं होता। एंड प्लस अफरीदी जो यूटिलिटी देते हैं एज अ गुड फील्डर, एज अ लेग स्पिनर, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, गोल्डन आर्म, जितना मर्जी, मतलब आपके खासे 5 विकेट हॉल्स हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, तो अफरीदी को टीम में रखना एज एन ओपनर रखना ही जरूरी है, ताकि वो अपना काम आके या कर जाएंगे, बिल्कुल ही ना करें और उम्मीद ना हो, तो फिर उसके बाद बाकी लाइनअप हमारा चल सकते हैं। तो ओपनर अफरीदी बेस्ट सूट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। आई एग्री। मेरा जो है वो कमेंट और मेरा जो स्टांस है इस सब के ऊपर वो कुछ ढका छुपा नहीं है। और जब शुरू में हमने ओपनर सेलेक्ट करने शुरू किए तो कभी एक बड़ी डिबेट थी कि कौन से 2 ओपनर लिए जाएं, और मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं था कि अफरीदी से ओपनिंग कराई जाए। बट क्योंकि हम जिस तरह आगे देखेंगे तो जो टीम का स्ट्रक्चर बनता है उसमें जिस तरह शबीब ने कहा कि अगर ऊपर आपके पास एक ऑप्शन हो जो बॉलिंग कर सके, आमिर सुहेल भी बॉलिंग करते थे तो टेक्निकली उनका भी एक फ़ायदा ही उठाया जाता था कि वो भी लेग स्पिन या ऑफ स्पिन जो भी वो करते थे वो कर लिया करते थे। हम सलीम मलिक को भी यूज़ कर लेते इस चक्कर में एज अ बॉलर, 5th बॉलर, 6th बॉलर ओवर पास करने के लिए। सो यार इस तरह तो आप बहस करते करते फखर जमान को भी हमने बॉलिंग कराई हुई है। नहीं, लेकिन एजाज अहमद भी कर लेते थे। एजाज यार अहमद इंतमाम ने भी एक ओवर कराए होंगे। नहीं, लेकिन एजाज अहमद रेगुलर करता था, वो सही कह रहा है अली, लेकिन फ़खर जमान या इंतमाम ने रेगुलर नहीं की ना। सलीम मलिक आपके आमिर सुहेल ने 92 में बॉलिंग की थी वर्ल्ड कप में, सो वो रेगुलर आपके जो थे, सलीम मलिक ने 92 में बॉलिंग की हुई है, सो उनको आप रेगुलर यूज़ करते थे एज अ बॉलर। फ़खर या यूनस खान या इंजमामुल हक उस तरह तो यूज़ नहीं हुए। सो आई थिंक हमारा फिर कंसेंसस यही है कि इस टीम जो मना रहे हैं अपनी सब में, उसमें पहले 2 हमारे जो हैं वो सईद अनवर और शाहिद अफरीदी होंगे। सईद अनवर नो ब्रेनर, और शाहिद अफरीदी की हम यूटिलिटी ले रहे हैं एज अ बॉलर, एज अ फील्डर, और कभी कभी शाहिद अफरीदी 3 आउट ऑफ 4 सिलेक्ट हुए या 4 आउट ऑफ 4 सिलेक्ट हुए? 4 आउट ऑफ 4 आई थिंक। बहुत टफ टाइम है हमाद के लिए। 4 आउट ऑफ 4 4 आउट ऑफ 4 सिलेक्ट हुए। ठीक हो गया। नंबर 3 वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी हमाद से कि शाहिद अफरीदी आ जाएंगे। मुझे लग रहा था कोई तौफीक उमर आ जाएगा, इमरान फरत आ जाएगा, लेकिन इमरान नजीर भी हो सकता था, लेकिन शायद इमरान नजीर भी हो सकता था। यार हमारे पास अच्छा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि अभी जो 2 ओपनर अभी वाले निकाल दो, उनकी जो एवरेजेस हैं वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा स्क्यूड हैं अभी इमाम और फ़खर की, के 50 प्लस है, लेकिन अभी उनके मैचेस उतने नहीं हुए। 250 मैच बाद पता चलेगा कि वो कहाँ पे भी स्टैंड करते हैं। बट हमारे पास काफ़ी अच्छे ऐसे ओपनर्स आए थे जिनको देख के लगा था कि सीन ऑन है। इमरान फरद से लेके तौफीक उमर, शादाब कबीर एक पुराना होता था 99 ब्रांड 99 में खेला हुआ, यासिर हमीद आए थे। यासिर हमीद, तो पंगे हमने काफ़ी लिए थे लेकिन स्टेबल कोई हुआ नहीं अनटिल ये रिसेंटली। इवन फ़खर जमा जब आए हैं तो ये भी एक तुक्का रिप्लेसमेंट ही थे, क्योंकि इनसे पहले जो खेले थे वो इतना बुरा खेल रहे थे कि हमने जो है वो इंजर्ड हो गया, ड्रॉप हो गया, आइदर जो भी केस था, बट वो भी तुक्का ही लगा था। बट एनीवे, सो दिस इज इट। नंबर 3 बैट्समैन मेरा ख्याल है भी नो ब्रेनर होगा, बट व्हाई नॉट नंबर 3। लेकिन ये था कि अब आगे मिडिल ऑर्डर में काफी जरा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि काफी ऐसे बैट्समैन हैं जो कि डालने का दिल करता भी है, बट ये है कि जब आप फिर स्टैट्स देखते हो और फिर जब आपने अपनी पूरी 11 बनानी होती है, मतलब अपनी बेस्ट 11 एज अ फैन, तो उसमें यही है कि इवन दो ही हैज लेस मैचेस, बट नजर आता है कि यार ये बंदा जो है शायद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेस्ट बैट्समैन बन सकता है। सो नंबर 3 पे मेरे लिए तो बाबर आजम है। यहाँ पे इससे पहले हम आगे चलें, आई थिंक दैट्स द राइट थिंग कि हम लोग सिर्फ इसको इस तरह नहीं देख रहे कि अपनी मर्जी के प्लेयर ठोंसने हैं। अगर आपने टीम सेलेक्ट करनी है तो फिर आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि उस प्लेयर ने किस पे खेला है।
किस पोजीशन पे खेला है और किस पोजीशन पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तेंदुलकर को अगर आप नंबर Yes. 4 पे फिट करना चाहें तो फिट वो फिर भी हो जाएंगे क्योंकि रन उनके वहाँ भी होंगे, लेकिन जब सारी उम्र एज ए ओपनर खेला है तो फिर आप उसको एज ए ओपनर ही खिलाएंगे। लेकिन जब आप टेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो कभी भी ओपनर नहीं आएंगे क्योंकि वो परफॉर्म नंबर 4 पे करते रहे हैं। सो इसलिए आई थिंक कि नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने अपना फेवरेट प्लेयर वहाँ पे डाल लें, बट इट्स मोर कि किसने वहाँ पे परफॉर्म किया है स्पेसिफिकली, क्योंकि पाकिस्तान को जानते हुए हमारे जो नंबर 3 होते हैं वो हमारे सेकंड ओपनर होते हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली पहले 4 ओवरों में बैटिंग करने आ जाते हैं। ऐसे ही है। तो बाबर आजम को नंबर 3 पे सिलेक्ट करने का मतलब है कि आपके दोनों में से कोई एक ओपनर अगर जल्दी आउट हो भी जाए और तो वो उसमें काम कोई का बंदा एक क्रीज पे आएगा। और उसमें कोई गैस करने की बात नहीं कौन पहले आउट होगा। हाँ, अमाद का फेवरेट। अच्छा जी, सो आपका शबीब सही नंबर 3 था कौन है? बाबर आजम। चलें, मेरा ख्याल है 4 वोट होने वाले हैं बाबर आजम के। 5 भी हो सकते थे लेकिन 4 ही काउंट करते हैं। 4 और जो कोई भी सुन रहे हैं उनका भी वोट ऑब्वियसली। चलें बस ठीक है, यूनानिमस वोटिंग पे सईद अनवर के बाद जो दूसरा बंदा सिलेक्ट हुआ है वो है बाबर आजम। अब हम आते हैं अगले 2 प्लेयर्स पे। सो 4th एंड 5th पे आप लोग इसको देख रहे हैं। अली? यस, सो 4th एंड 5th पे अब अगेन वेरी वेरी ट्रिकी, क्योंकि मतलब मेरे लिए सबसे मुश्किल यही मेरे ख्याल से ये 2 पोजीशंस के लिए थे प्लेयर्स, क्योंकि मैं हमेशा इंक्लाइंड रहा हूँ मोहम्मद यूसुफ की तरफ, यूसुफ की बैटिंग की तरफ। क्योंकि अगर बाबर आजम से पहले जो भी प्लेयर आए, जावेद मियांदाद की बैटिंग मैंने अपने टाइम में नहीं देखी, हाईलाइट जरूर देखी है यूट्यूब पे, बट ये है कि मैंने अपने टाइम में उस तरह नहीं देखी। तो यूसुफ एज अ बैट्समैन, मतलब एक प्रॉपर बैट्समैन जो आपका कंप्लीट बैट्समैन होता है, जो आपकी हर तरह की शॉट खेल सकता है, हर तरह की पिच पे खेल सकता है, स्पिनर को खेल सकता है, फास्ट बॉलर को खेल सकता है, तो उसमें ये था कि यूसुफ थे। बट अगेन वही वाली बात है कि आपने रिकॉर्ड्स भी देखने हैं, आपने इम्पैक्ट भी देखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इम्पैक्ट देखना है और मैचेस कितने जिताए हैं। तो इसमें मेरे 4th पोजीशन पे हैं जावेद मियांदाद, बिकॉज ही इज अ लेजेंड हिमसेल्फ, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। जावेद मियांदाद ने काफ़ी क्रिकेटर्स को सिखाया है, काफ़ी मतलब ये जो क्रिकेटिंग इंडस्ट्री है पूरी स्पोर्ट्स की, इसमें जावेद मियांदाद एक बड़ा डिफरेंट प्लेयर रहा है थ्रू आउट। मतलब स्ट्राइक रोटेशन करना, स्पिनर्स को कैसे खेलना, चीकी शॉट्स मारना, रिवर्स स्वीप मारना। सो उसमें ये है कि जावेद मियांदाद 4th पोजीशन पे मेरे लिए, मिडिल ओवर्स में जावेद मियांदाद से बेहतर कोई प्लेयर नहीं था। और उसके बाद 5th पोजीशन पे मेरे लिए इंजमाम उल हक को मैं 4th पे भी खिला लूँ, बट ये है कि इंजमाम का क्योंकि स्ट्राइक रेट देखा जाए, और इंजमाम उल हक एक वैसे ही पाकिस्तान का लेजेंड है, मतलब इंजमाम से बेहतर ओडीआई बैट्समैन कोई भी नहीं आया आज तक पाकिस्तान में। और वो ये है कि इंजमाम की आई गेस मेरे ख्याल से 50s भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है ओडीआई। बिल्कुल। और अगर वर्ल्ड रैंकिंग भी देखें तो उसमें भी मेरे ख्याल से टॉप 10 में तो डेफिनेटली टॉप 5 में होगी, टॉप 5 में होगी। मेरे दिमाग में वही संगाकारा और जैक एलिस भी आ जाते हैं ना, तेंदुलकर और पॉन्टिंग के अलावा, तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन है। बट ये है कि एनजी है नंबर 5 पोजीशन, तो जावेद मियांदाद नंबर 4 और 5th पे इंजमाम। ओके, शबीब? या 4th पे तो ऑटोमेटिकली जावेद मियांदाद, बिकॉज ये एक क्रिटिकल स्पॉट होता है। दूसरा, वो क्राइसिस के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पूरा 92 वर्ल्ड कप देख लें या वैसे भी देख लें, प्रेशर के वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो अगर आपका कोई टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है, सो ही इज द बेस्ट गाय जो आपको उससे निकाल लेगा। और 4th नंबर के बाद 5th नंबर पे इंजमाम उल हक, बिकॉज ये दोनों अगर किसी वजह से इकट्ठे आते हैं क्रीज पे, मियांदाद ने अगर इनिंग बिल्ड करने के लिए रन रेट स्लो डाउन भी किया है, तो इंजमाम का वो गेम प्ले है कि वो अपना रन रेट अप कर सकता है, एंटी अप कर सकता है, फिनिश अच्छी कर सकता है, पावर हिटिंग का भी हमें उससे मिल सकता है, एट विल 6 मार सकता है, इक्वली गुड है फास्ट बॉलर पे, स्पिनर। सो ये 4th और 5th स्पॉट जो है, मियांदाद और इंजमाम, ये अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और प्रोबेबली यूसुफ एज आउट इंजमाम उल हक से होते हैं रादर देन मियांदाद से, बिकॉज मियांदाद तो पिक होना ही है, ठीक है ना, लेकिन इंजमाम उल हक का जो स्ट्राइक रेट है या जो उसकी पावर हिटिंग हम बोल सकते हैं, वो यूसुफ के मुकाबले में ज्यादा। सो मेरे लिए 4th पे मियांदाद है और 5th पे इंजमाम उल हक। तासीर? मैंने सिलेक्ट किए मोहम्मद यूसुफ एंड इंजमाम, मोस्टली बिकॉज आई थिंक यूसुफ का बैटिंग स्टाइल कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे टॉप 3 को बहुत ज़्यादा, बाबर आजम को स्पेशली, एंड उसके बाद फिर इंजमाम। ऑब्वियसली आपको एक बंदा ऐसा चाहिए जो शबीब वाली बात के एंड पे पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, स्ट्राइक भी वो
स्ट्राइक रोटेशन तो खैर कहना नहीं चाहिए, लेकिन स्ट्राइक के एक एंड पे संभाल सकते हैं, सही है। जो कि अक्सर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है। मैंने बेसिकली अभी बात कर रहे थे ना कि मियाँ दाद यूसुफ ने जो एज आउट किया है वो मियाँ दाद, मेरा ख्याल में यूसुफ एज आउट हुए हैं बाबर आजम की वजह से, क्योंकि अगर आप आज बाबर को इक्वेशन से निकाल दो तो हमारे पास नंबर 3 पे कोई इतना रिलायबल बैट्समैन टू बी ऑनेस्ट बचता नहीं है, क्योंकि हमारा नंबर 3 कभी इतना स्टेबल रहा नहीं अनटिल ये यूसुफ या इंजमाम को भेज दिया करते थे, एक ज़माने में जहाज अहमद भी आते थे। सो आई थिंक वो बेचारे जो हैं वो इतने एज आउट इसलिए हुए क्योंकि हमें एक प्रॉपर नंबर 3 मिल गया है, तो हमें को मेक शिफ्ट नंबर 3 नहीं चाहिए। वरना आई एग्री कि वो मॉडर्न हमारे जो लेगेसी कंटिन्यू की है वो मोहम्मद यूसुफ ने ही की है, क्योंकि वो भी इंजमाम के बाद ही आए थे। बट मैं भी उन्हीं के साथ जाऊंगा, मियाँ दाद रीज़न कि पहले 6 वर्ल्ड कप उस बंदे ने खेले थे, सो दैट मीन्स कि क्रिकेट जिस तरह इवॉल्व हुई फ्रॉम 75 से लेकर 92 तक, और फिर 96 का वर्ल्ड कप भी खेला, बट दैट वाज तब उनका डिक्लाइन था, यानी ही वाज ओल्ड। बट 92 में जो सेमीफाइनल था, फाइनल था, उसमें जिस तरह उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया, सो वो पूरी एक जनरेशन को और एक एवोल्यूशन को लेके चले हैं। और फिर उसमें कंट्रीब्यूशन जिस तरह वो पिक सिंगल्स का और स्ट्राइक रोटेट करनी है और गेम प्ले तेज़ करना है, स्लो करना है। जब उधर इमरान खान खड़े थे फाइनल में तो वो उनका स्टाइल डिफरेंट था 92 के फाइनल में, इमरान खान गए, अगला आया और उसको फिर फॉलो करता है इंजमाम, रीज़न बीइंग के हाईएस्ट रन स्कोरर, रिलायबल 50 स्कोर करने वाला बंदा और जो रन रेट उठा सकता है। ये काम जो हमारे लिविंग मेमोरी में ज़्यादा आपको याद होगा जब इंडिया पाकिस्तान आया था 2004 में, जब वो पहले मैच में 350 पाकिस्तान चेज़ करते करते रह गया था। उस ज़माने का अगर आप इंजमाम देखो तो वो यही होता था कि यूसुफ यूनुस के बाद आता था, लेकिन आके फिर वो स्ट्राइक रेट जो है वो उठा देता था, इवन दो कि वो तब तक काफ़ी 129 किया था उन्होंने। बिल्कुल। सो आई थिंक आई विल ऑल्सो गो विद यही कि जावेद मियाँ दाद और इंजमामुल हक। स्टाइलिश प्लेयर की लिस्ट में यूसुफ डेफिनेटली आ जाते, लेकिन मुझे लगता है कि वो अनलकीली बाबर आजम की वजह से एज आउट हो गए हैं। बट नेवरदलेस अब आता है हमारा एक ट्रिकी क्वेश्चन, हम ऑलराउंडर से बाद में जाएंगे, उससे पहले हम सेलेक्ट करते हैं अपना कीपर को इस पॉइंट पे। तो आप लोगों का ओडीआई कीपर कौन कौन होगा और क्यों? सो अली से स्टार्ट करते हैं। मैंने दो रीजंस पे पिक किया है। एक ये कि कैच पकड़ता हूँ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कैच पकड़ता हूँ, ठीक है, मतलब बॉल हवा में जाए तो टेंशन ना हो। चले 2-3 नाम तो यही डिस्क्वालीफाई हो गए अली, 2-3 नाम तो यही डिस्क्वालीफाई हो गए। एग्जैक्टली, बिल्कुल यार एक लोगों की डार्लिंग भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। और दूसरा ये कि अगर बिल्कुल डाउन द ऑर्डर, क्योंकि मैंने इनको 6th पोजीशन पे डाला हुआ है बॉलर्स से बिल्कुल पहले, तो उसमें ये है कि थोड़ी सी पावर हिटिंग कर लेते हो और बिल्कुल कैमियोज वाला रोल हो इनका, मतलब इस टाइम में कोई बड़ी इनिंग्स की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऊपर से टॉप ऑर्डर जिस पिच पे फेल कर रहा है तो आप जो मर्जी पाकिस्तान की हिस्ट्री का क्रिकेट उठा लोगे। तो ये है कि मेरे लिए मोइन खान इज द चॉइस, जो कि रिलायबल भी रहे हैं और पावर हिटिंग भी करते रहे। अगर खाली विकेट कीपिंग कैपेबिलिटी पे होता तो इधर राशिद लतीफ भी सिलेक्ट हो सकते थे, क्योंकि प्रोबब्ली द फाइनेस्ट विकेट कीपर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। बट ये है कि मोइन खान को देखा भी बड़ा ज्यादा है और मतलब जब से क्रिकेट देखी है मोइन खान ही कीपर रहे हैं, तो उसमें ये है कि मेरे लिए मोइन खान शबीब। यार ये वो स्पॉट है जिस पे मुझे काफी सोचना पड़ा, बिकॉज अगर आप 2 ही नाम आते हैं, एक मोइन खान और एक सॉरी, मोइन खान और दूसरा नाम क्या बताया आपने? वो तो आई थिंक कोई इशू हो गया है शबीब भाई। हेलो, नहीं अब आई आवाज मुझे। हाँ, मैं यही बता रहा था कि मेरी पिक जो है वो सरफराज है। रीजन बीइंग कि वो जो अगर हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं सिर्फ उनकी एज अ बैट्समैन ज्यादा यूटिलिटी है एज कंपेयर टू मोइन खान। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो हमारी टीम चॉइस मेरे ख्याल से प्लस अली और तासीर हमें कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। मैं इधर ही हूं। अच्छा साहब, ठीक है।
सो शबीब की चॉइस मोइन खान है, सॉरी नहीं मेरी चॉइस सरफराज है। सरफराज। रीजन बीइंग उनकी बैटिंग कैपेबिलिटी जो है ठीक है आजकल के क्रिकेट के हिसाब से वो ज्यादा है, रिकॉर्ड Right. स्पीक फॉर देमसेल्व्स, तो इस वजह से। ठीक है। तासीर भाई यार मैं भी अपने विकेट कीपर वाले पॉइंट पे आके काफी सोचा था मैंने। कुछ कीपर्स को हम रख सकते हैं उनकी बैटिंग एबिलिटी की वजह से, कुछ को उनकी कीपिंग एबिलिटी की वजह से, बट आई थिंक इन दोनों चीजों का जो बेस्ट मिक्स है दैट इज सरफराज। और सरफराज को अगर आप टीम में रखें, यू हैव समवन जो कि लोअर डाउन द ऑर्डर स्ट्राइक भी रोटेट कर सकते, और बाकी अपने प्लेयर्स खिलाए हैं, इनमें से किसी के साथ भी वो बैट कर सकते हैं। बिकॉज सरफराज को अगर आप देखें तो उनको अपनी करियर में उनके ऑपोजिट एंड पे अगर कोई बहुत अच्छा प्लेयर खड़ा है तो वो सही बैटिंग कर सकते हैं। अगर कोई टेल एंडर वगैरह खड़े हैं तो जिस तरह की हमने वर्ल्ड कप में एंड की परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी देखी वो भी आपको मिल सकती है। सो अगर क्वालिटी बैट्समैन आपने टॉप 4 में 5 में रखे हुए तो सरफराज कैन इजीली मैनेज बैटिंग एट 6 एंड कीपिंग थ्रू आउट 50 ओवर्स। ओके आई एग्री। पहली रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि अपना काम करें वो, विच इज़ टू कैच द बॉल। सो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा कीपर होना ज़रूरी है, क्योंकि हम ऑल टाइम 11 सेलेक्ट कर रहे हैं। सो अगर आपके पहले 7 बैट्समैन ही चले तो कुछ पहले 6 नहीं चले तो 7वें नंबर पे आके कीपर ने डबल सेंचुरी नहीं मार देनी। दैट्स अ कॉमन सेंस थिंग। सो मेन काम उनका जो है वो कीपर का होना चाहिए अंटिल वो गिलक्रिस्ट और वो ओपनिंग करने आए हों, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फिर उनका बैट्समैन होना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छा होना। बट इसको देखते हुए एक आई थिंक जो हमारे पावर हिटर रहे हैं, जो रिलायबल भी थे, एज अ कैप्टन भी ओके थे, सो आई गो विद मोइन खान। क्योंकि बैक इन द डे वो यही होता था कि अगर आप 99 का ऑस्ट्रेलिया वाला मैच उठा के देख लो, उस पे एंड पे हम वसीम अकरम की विकेट्स याद है, बट एक्चुअली मोइन खान ने बड़ा अच्छा खेला था। आप 2000 का एशिया कप उठा के देख लो, उसमें आपको एकदम पे मोइन खान की केमो नज़र आएगी। शारजा में होता था कि चलो जी 200-250 तक टपवा दो और आखिरी 5 ओवर छोड़ दो, तो मोइन खान आके आपको 300 तक पहुंचा ही देगा या 250 कर देगा 20-30 रन रैंडम ऐड करके। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इवन अगर आप 92 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देखो, हाँ, तो उसमें मोइन खान ने एक आइकॉनिक छक्का, आके एक आइकॉनिक छक्का था मोइन खान का। बिल्कुल आई एग्री। सो अगर आप 7th नंबर पे लेके आ रहे हो तो मेरे ख्याल में मोइन खान सरफराज से बेहतर हिटर हैं, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। और कीपर जो है वो दोनों मोर और लेस रिलायबल हैं। राशिद लीफ शायद ज़्यादा रिलायबल थे, बट देन अगेन वो टेस्ट टीम में ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे। हमने जब अपनी टेस्ट टीम सेलेक्ट की थी और हम में से कुछ दोस्तों ने वसीम बारी सेलेक्ट किया तो मैं बहुत गालियाँ पड़ी थी उस बात पे, बट वो टेस्ट टीम की जो है वो स्टोरी है। यार लेकिन एज अ टेक्नीशियन तो वसीम बारी फिर आते हैं ना टेस्ट में, तो आपका काम है स्टंप करना और कैच पकड़ना। मैट प्रायर किस बेसिस पे मैट प्रायर इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलता था? वो स्पेशलिस्ट कीपर था। हाँ, तो वसीम बारी आपके स्पेशलिस्ट कीपर थे बेसिकली, और वो खैर डिजर्व करते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, हम उस पर गालियाँ बाद में खाएंगे। सो अब हम लोग आते हैं अपने एक स्टेप पीछे, जो हम खैर आगे ले गए थे, वो है कि आपका नंबर 6 बैट्समैन कौन होगा। क्योंकि आई एग्री कि कीपर मेरा भी नंबर 7 पे ही आ रहा था। सो 6th आपका एक ऑलराउंडर होगा, आई एम अज्यूमिंग। मेरे ख्याल में ये भी एक नो ब्रेनर है, बट व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट विद अली। हाँ, सो मेरे एक सेकंड ऑलराउंडर पे तो हम चले जाते हैं। कीपर पे 2 on 2 वोट हुए, 2 सरफराज के 2 मोइन खान के। कीपर हमारी टीम में कौन है? टॉस कर लेते हैं। कामरान अकमल। टॉस कर। हाँ, मेरे ख्याल से कामरान अकमल को तो हमारी फाइनल सिलेक्शन है कामरान अकमल। नहीं टीम टॉस करने की बात नहीं हुई, पॉइंट टॉस करने की बात हुई। हाँ चलो, फिर हमने अभी करना है फड्डा करना है। चलो फड्डा करते हैं। आजो फटा करना है या कमेंट सेक्शन में फटा होने दें या क्या करें? यार कमेंट बोल कर सेक्शन में लेते हैं हमें इस पे। एक कमेंट आया है उमर भाई का, और उन्होंने राशिद लतीफ नॉमिनेट कर दिया है, तो वो अपनी एक दुनिया चल रही है साइड पे। वो WWE ना खेले 1-on-1 मैच, उन्होंने ट्रिपल थ्रेट शुरू कर दिए। हाँ, उन्होंने एक स्पेशल अपीयरेंस करा दी है। चले ये हम लोगों पे छोड़ देते हैं, लेके पहुंच गई। बट इस पे पोल करा लेते हैं। पोलिंग एक्चुअली की थी, मैं मोइन पोलिंग खान का ने। चेक करता हूँ, मैं आपके साथ बैठ कर रिजल्ट चेक करता हूँ। हमने पोलिंग का जो था वो लगा दिया था, कीपर तक हम पहुंच गए थे, हमारे सिर्फ बॉलर्स रह गए थे एक्चुअली। तो हम उसको साथ साथ मैयर कर सकते हैं कि हमारी आवाम क्या कह रही है। बॉलर्स तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 5 ही तो बॉलर हैं। हाँ, क्या इसमें साइंस के है? अब बॉलर्स का जो है उतना नहीं होना था मसला। एक आपको स्पिनर चाहिए था, 3 फास्ट बॉलर, जो कि सारा कुछ प्रीटी मच था। सो इसमें हमारे पास जो आए थे वहाँ पे भी टाई था मोइन खान और राशिद लतीफ का कमेंट्स में। अच्छा, ठीक है। सब हमारे पास मतलब मोइन खान बिकॉज़ ऑफ वोट्स ही नहीं मिले। हाँ, अगर आप पॉपुलर वोट को 5वां वोट दे देते हैं तो फिर मोइन खान को वोट ज़्यादा मिले हैं वहाँ पे।
सही हो गया। चलें इसको बाद में आते हैं। ऑलराउंडर तो आई थिंक नो ब्रेनर है। अली ऑलराउंडर में भी ये था कि थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मेरा ऑर्डर इस तरह चल रहा है कि इंजमाम तक 5th है, उसके बाद 6th पे मेरे ऑलराउंडर हैं, फिर मोइन खान आते हैं। तो 6th पे मेरे पास 2 ऑप्शंस थी और 2 ऑप्शंस में यही था कि अगेन वही वाली बात है कि अपने खुद लाइव उनको खेलते नहीं देखा, तो एक थोड़ा सा बायस था कि जिसको लाइव खेलते देखा है, और प्रोबेबली उसके बाद हमें कोई उससे बेहतर ऑलराउंडर मिला नहीं है अभी तक, अब्दुल रज़ाक। बट ये है कि क्योंकि हमें एक कैप्टन भी चाहिए जो इस टीम को चलाए, इसमें ऐसे ऐसे जिन प्लेयर हैं, और ये है कि उनकी पाकिस्तान का एक वाहिद वर्ल्ड कप जितवाया उन्होंने, उसके अलावा हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं। तो मेरी पिक इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान के अगर आप स्टेटिस्टिक्स कभी निकालो ना, तो उसमें यही है कि क्योंकि हम लोगों ने जिन्होंने 90s की क्रिकेट देखी है ना, 90s और अर्ली 2000s की बहुत ज्यादा फॉलो किया है, तो हमें हमेशा एज अ प्लेयर ना, जब तक ये स्टेटिस्टिक्स नहीं आना शुरू हुए थे, और ये तो एज अ प्लेयर मेरे दिमाग में हमेशा परसेप्शन थी कि इमरान खान वाज नॉट एवरेज बट नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवन, he was somewhere in the middle। बट अगर आप स्टेटिस्टिक्स निकालो इमरान खान के इवन वनडे के और टेस्ट के भी, तो इमरान खान वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब इमरान खान की बॉलिंग, इमरान खान की बैटिंग, इमरान खान की एवरेजेस, इमरान खान के रिकॉर्ड्स, किस किस जगहों पे जाके उन्होंने रन किए हैं, किन किन कंट्रीज में जाकर विकेट्स किए हैं, तो मतलब वो एक्चुअली मतलब वो उनसे बेहतर पिक कोई भी नहीं है। मतलब अगर आपने ओडीआई 11 कभी या टेस्ट 11 कभी भी पाकिस्तान की निकालनी हो, तो द फर्स्ट पिक वुड बी इमरान खान के। मतलब उनका एक वो किला है जो वहाँ पे उन्होंने गढ़ा हुआ है, उसके अलावा उनके अराउंड पर बाकी टीम बनती है। तो मेरे ऑलराउंडर इमरान खान ही है उसके अंदर। शबीब अगर आपने स्टैट्स वगैरह की बात करनी है ना, तो लेट मी जस्ट पॉइंट आउट कि एक पॉइंट है इमरान खान के करियर में व्हेन ही इज एवरेजिंग लेस देन 20 विद द बॉल एंड मोर देन 70 विद द बैट साइमल्टेनियसली। एक है इनके मिड लेट 80s में आके ये पॉइंट आता है, और अंदाजा लगा लें एक बंदा की पीक ये थी, तो अभी तो कोई ऑलराउंडर, कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन इतना करीब 70 प्लस 2 साल लगातार नहीं एवरेज करेगा, और कोई स्पेशलिस्ट बॉलर 20 से कम 2 साल लगातार नहीं एवरेज करेगा टेस्ट में। बिल्कुल आप पिक ऑलराउंडर की कह रहे हैं, वैसे इस पे तो 4 on 4 है मेरा ख्याल है, इस पे तो डिबेट है नहीं फिर। शबीब भाई इमरान खान से इत्तेफाक करते हैं आप? जी बिल्कुल, चलें बेस्ट हो गया फिर। इस पे हाँ, वो एक तो तासीर वाली बात थी कि वो दोनों जो है वो बैटिंग और बॉलिंग के स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते थे। और फिर सेकंड है कंसिस्टेंसी, जितना कंसिस्टेंटली 20 साल क्रिकेट खेली है, 71 72 से शुरू हुए आई थिंक सो, और 92 तक खेलते रहे। और उसमें एक पॉइंट ये भी आया कि 87 का वर्ल्ड कप एज अ बैट्समैन खेल के रिटायरमेंट ले के वापस आके फिर विकेट्स और बैटिंग करके, सो ही इज़ डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ आवर टाइम। आफरीदी बॉलर अच्छे थे, बैटिंग कर लेते थे, वसीम अकरम बॉलर अच्छे थे, बैटिंग कर लेते थे, बट ये एक जेन्युइन ऑलराउंडर हैं। जिस तरह कपिल देव थे, रिचर्ड हेडली थे, इन बॉथम थे और इमरान खान, तो ये 80s के जो हैं वो टॉप के ऑलराउंडर थे जिनका मुकाबला हुआ करता था कि हु इज़ द बेस्ट। और अपने अपने टाइम पे और अपने अपने एरा में सारे ही फिर जो हैं, जब इनका टाइम जिसका आया होता था वो होता था फिनोमिनल। सो इस पर भी आ चुके हैं, हमारे पास हो गए हैं। छठे पे हमारे इमरान खान आ रहे हैं, 7th पे हमारे कीपर आ रहे हैं मोइन खान या सरफराज। और अब आते हैं फर्स्ट आपका स्ट्राइक बॉलर, आई थिंक नो ब्रेनर, वसीम अकरम पे सबका इत्तेफाक होगा। बिल्कुल। आजकल थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ है न्यूज़ की वजह से, बट ये है कि एज अ क्रिकेटर वसीम अकरम से बेहतर, मतलब मैं आई ग्रू अप वाचिंग हिज बॉलिंग और उनका एक्शन कॉपी करना, क्योंकि मैं खुद भी लेफ्ट हैंडेड हूँ। तो ये है कि वसीम अकरम तो इट्स लाइक अ गॉडली फिगर। अगर आप स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में बात कर रहा हूँ, बल्कि कल ही बात नहीं कर रहे थे कि वो अंडरटेकर की वो तो लास्ट राइड आ रही है। सो अगर आप रैंकिंग में देखते हो ना, तो जिस तरह माइकल जॉर्डन का बास्केटबॉल में एक लेवल है, तो मतलब पाकिस्तानी के लिए डेफिनेटली हम हमारी एज के जितने हैं उनके लिए वसीम अकरम इज
और टॉप ऑफ द वैसे भी आई लेडर थिंक अब ओवरऑल आप देखोगे कभी भी दुनिया में लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स की लिस्ट बनेगी दुनिया में कभी भी फास्ट बॉलर्स की, तो वसीम अकरम का टॉप पे रहना नाम हमेशा दुनिया भर में। टॉप पे ही होगा हमेशा हमेशा। इसलिए चलें, स्ट्राइक बॉलर हमने सेलेक्ट कर लिए हैं अपने, हमारे जो 8 पे बैटिंग करने आ रहे हैं। नेक्स्ट आपके भी आई थिंक नो ब्रेनर हैं फिर, नो ब्रेनर है। इनके हालांकि उनके पार्टनर एटीट्यूड का बड़ा मसला है, एटीट्यूड का बड़ा मसला है। मुझे ज़ाती तौर पे जो उनकी मैंने उनकी स्टोरीज सुनी है, जितना उन्होंने प्लेयर्स को मेरे ख्याल से ज़ाया करवाया है, मुझे उस तरह तो वो काफ़ी बुरे लगते हैं। बट अगर बॉलिंग वाइज देखो तो वकार यूनिस का भी एक डिफरेंट सीन है। वकार यूनिस कभी कभार अगर ये दोनों बॉलिंग कर रहे होते तो मतलब अक्सर पिचेस पे, खास तौर पे जो ये इंग्लैंड के ट्रैक्स थे जितने, सो उसमें जितनी मेरी मेमोरी है क्रिकेट की, उसमें मैंने वकार यूनिस को जो बॉलिंग करते देखा है मैंने वसीम अकरम को किया। क्योंकि वकार यूनिस जिस लेंथ पे बॉल कराते थे और जिस तरह वो हवा में डेटेड फुट बॉल स्विंग कर रहे होते थे, वो वही कर सकते थे वकार यूनिस। सो डेफिनेटली वकार यूनिस है सेकंड उनके पास स्पीड थी। और थर्ड टू बी ऑनेस्ट, मैं जब ऑब्वियसली आई वाज ग्रोइंग अप तो मेरा जो फेवरेट था वो उनका एक्शन था। मुझे वकार का एक्शन बहुत पसंद था। एक्शन तो बहुत से लोगों को शोएब अख्तर का एक्शन पसंद है, ब्रेट लीस वगैरह, वसीम अकरम का, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जिस बॉलर का एक्शन मुझे थ्रू आउट लाइफ पसंद रहा है वो पहले वकार यूनिस थे, और इसके बाद दूसरा मुझे पसंद था शेन बॉन्ड का। वो मुझे दूसरा एक्शन था अपनी ज़िंदगी मुझे पसंद आया था कि ये दोनों के आउटस्टैंडिंग एक्शन थे। इवन आप 2001 में देखो जब वकार को खेलते हुए तकरीबन 10-11 साल हो चुके हैं, क्योंकि 89 में ये आए थे। हाँ, सो 12 साल बाद भी तब इनकी स्पीड उतनी तेज़ नहीं थी। लेकिन 2001 में पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज हुई थी जब इन्होंने 7-7 विकेटें ली थी एक मैच में इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड में और उस टाइम भी अच्छा खासा एक्शन है और बड़ा स्पीड से बॉलिंग करते थे। सो शबीब, आपका कोई डिफरेंट है या वकार ही को सिलेक्ट कर रहे हैं आप? यार इस पे वसीम और वकार तो डेफिनेटली 2Ws तो आते ही हैं। स्विंग और पेस का कॉम्बिनेशन आप चेक करें, ये लोग किसी भी पिच इनके लिए मैटर ही नहीं करती, और दोनों का बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। एक ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, दूसरा बिफोर ये जिन क्विक्स का जिक्र हुआ जैसे ब्रेटली थे, शोएब अख्तर थे, या न्यूजीलैंड के शेन बॉन्ड थे, उससे पहले तो इनसे ज्यादा कोई एक्सप्रेस बॉलर नहीं था। तो ये दोनों बॉलर तो विदाउट अ डाउट आपकी टीम में फिट इन करते हैं, और ये मैच विनर्स हैं। प्लस इनकी राइवलरी अगर ये इकट्ठे खेलेंगे तो वो टीम ही के लिए अच्छी होगी, और इस चीज़ को रिकॉर्ड्स भी सेकंड करते हैं। सो ये दोनों तो आते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि मेरा जो नंबर 8 है, हम शायद एक नंबर स्किप कर गए हैं। मेरे नंबर 8 के ऊपर अब्दुल रज़ाक आते हैं। हमने शायद एक पोजीशन स्किप कर दी है, या तेजी में हमने डिस्कस नहीं हमने इमरान खान डिस्कस किए। हम सब ने कोई स्किप नहीं की। देखिए 6 पे इमरान खान है, 7 पे आपका कीपर है, 8 पे जो है वो वसीम है, और अब 9th पे वकार है। अच्छा, बहरहाल मेरे जो, अगर आप नंबर वाइज जाएं तो मेरे नंबर 8 के ऊपर जो थे वो अब्दुल रज़ाक ही थे, और मेरे भी नंबर 8 पे रज़ाक है। और फिर 3 बॉलर्स हैं। हाँ चलो उस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास रज़ाक है और वसीम है, वकार है। हम यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है जी बिल्कुल। इसके बाद हम आगे स्पिनर के बाद में आते हैं। तासीर, आपका क्या है नेक्स्ट प्लेयर? यार मेरे कंसीडरिंग कि हम ऑलरेडी 2 ऑलराउंडर्स अच्छे खिला रहे हैं, तो दिस गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी कि हम एक तीसरे ऑलराउंडर को ऐड कर सकें। अगर आपने 50 ओवर्स पूरे करवाने हैं और जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जो वसीम और वकार टेबल पे लेके आते हैं एंड क्वालिटी ऑफ स्पिन जो शाहिद अफरीदी लेके आते हैं, तो दैट गिव्स अस द ऑप्शन ऑफ प्लेइंग अनदर बैट्समैन व्हिच इज रज़ाक, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी हैं। तो मेरे लाइनअप में फिर आप देखें तो इट्स बेसिकली इमरान खान, सरफराज, इमरान खान, रज़ाक एंड देन वसीम वकार। तो यू बैट टिल अबाउट 8, और आप मतलब ये टीम कोलैप्स करके भी 100 से नीचे नहीं आउट होएगी। नहीं, उसका चांस है 130। नेवर से नेवर। बट हाँ, अगर मैं अपना करूँ तो मेरा जो है वो यही था कि अली वाला चल रहा था कि वकार आते हैं मेरे पास इसके बाद, तो 2 हो गए हैं। अब बेसिकली मेरे और अली के पास बची हैं 2 स्लॉट्स, और शबीब और तासीर के पास एक स्लॉट। सो अली, पहले आप अपनी स्लॉट नेक्स्ट पूरी कर ले, हम सब एक पे आ जाए, फिर हम आगे चलते हैं। आई थिंक ठीक है। सो मेरी नेक्स्ट स्लॉट पे मैं फिर फास्ट बॉलर का ही नाम ले लेता हूँ, क्योंकि उन दोनों ने रज़ाक का बता दिया हुआ ऑलरेडी। तो मेरा इस पे कंप्लीट बायस है भाई। मैं टीवी के आगे से नहीं हटता था, सीधी सी बात है। मतलब जब क्राउड चीयर कर रहा होता था साथ, तो मैं भी सांसें फुल तेज चल रही होती थी। अजीब एक वो उस बंदे का एक डिफरेंट ऑरा है, ठीक है ना। मतलब आप जो मर्जी कह लो,
शुएब अख्तर जैसा बॉलर नहीं पैदा होता। मतलब जो उसकी स्पीड है, जो उसका एग्रेशन है, जो उसका कंट्रोल था बॉल के ऊपर में, इतनी पेस के साथ। और ये मतलब जितने एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स हैं सारे उसको मानते हैं कि मतलब ही इज अबव देम। ब्रेटली से पूछ लो, शॉन टेट से पूछ लो, ये जितने एक्सप्रेस बॉलर्स आए हैं आपके पास, तो उसमें शुएब अख्तर मेरे लिए स्टैंड आउट करते हैं। और शुएब अख्तर मेरी टीम में डेफिनेटली आते हैं। मतलब और उसमें यही है कि इसमें कंप्लीट बायस है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो इसलिए मेरे लिए शुएब अख्तर। यहाँ पे मैं अब क्योंकि मैं अपना वाला स्लॉट पूरा कर लूँ, तो ये अब्दुल रज़ाक वाला आइडिया एक्चुअली थॉट प्रोवोकिंग है। एंड नाउ आई कम टू थिंक ऑफ इट मेक सेंस कि आप एक और बॉलर खिला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्टेलर किस्म का लाइनअप स्टार्ट हो चुका है। बट जो मेरी ओरिजिनल टीम थी, अगर मैं उसी में बात करूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शंस थी। एक थी ऑब्वियसली मैंने इनिशियली सोचा था मोहम्मद आसिफ का। रीज़न बीइंग, ठीक है उनका करियर छोटा था और सारी मुसीबतें अपनी जगह, लेकिन रीज़न बीइंग कि अगर आप बस इमरान और वकार फुल स्पीड से बॉल कर रहे हैं, तो फिर आपको स्विंग और थोड़ा उस तरह का एक मध्यम जो रज़ाक से आप करवाना चाह रहे हैं, मैंने वो आसिफ से करवाने का सोचा था। लेकिन क्योंकि इनका करियर इतना छोटा है और अब वो एक टेंटेड किस्म का करियर हो चुका है, सो आई डोंट थिंक वो पाकिस्तान की किसी प्लेइंग लेवल में उन तीनों में से कोई भी आ सकेगा। आमिर, सलमान या आसिफ में से कभी भी कोई हमारे वर्ल्ड लेवल सेलेक्ट हो सकेंगे। उसको अगर आप ड्रॉप कर दें आइडिया को, तो फिर पीछे शुएब अख्तर ही बचते हैं हमारे पास। नॉट अ बिग फैन ऑफ इज जो इनके ड्रामे कह लें, या वो जो उनको एक अटेंशन का तब से शौक था, आज भी शायद है। ही लव्स मीडिया, उनको बहुत शौक है कि अटेंशन हो रही हो, उनको बहुत शौक है। एज अ प्लेयर भी था कि कोई ऑल्टरकेशन चल रही हो, मुझे कोई तंग करे, मैं फिर उसकी जो है ना हशर नशर करूँ, चाहे जीत अगला जाए। 2003 में उन्होंने कोशिश की थी, जीत ढूंढ कर किया, लेकिन बाद उनको शौक था। सो कीपिंग अ प्योर फास्ट बॉलर इन माइंड, फिर मैंने जो है वो अख्तर को रखा हुआ था टीम में। बट टू बी ऑनेस्ट, अब मैं इनके आर्गूमेंट सुन के इंक्लाइंड हूँ कि हमें रज़ाक को या एक और ऑलराउंडर को चांस दे देना चाहिए टीम में। हमारी बैटिंग डेप्थ थोड़ी बढ़ जाती है। सो ये हमारे शबीब, आपको बहुत मुबारक हो कि मैंने और आपने मिलके हम आपको किसी पॉइंट पे तो कन्विंस किया किसी चीज पे आके। जी, मुझे लगता नहीं था इतनी देर हम जिंदा रहेंगे, ऐसा कुछ देख सके। हाँ, इतनी जिंदगी, इतना टाइम, इतने साल गुजार के हमने थोड़ी देर के लिए इसको मजबूर किया है कि ये सोचे कि यार हाँ शायद ये वाकई दुनिया में क्राइसिस चल रहा है आज तो फिर आई थिंक हमें ये करना पड़ेगा कि हमें रज़ाक को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अब 3-1 यार रज़ाक बहुत यूटिलिटी देता है आपको ना। ही इज अ मैच विनर, वो आपको बैटिंग वाइज भी जिताएगा। 99 में देखें उनकी ठीक ठाक स्पीड, ठीक बॉलिंग की, बस ठीक है, और बॉल मूव भी करते हैं। मान लिए अच्छा, अब आते हैं हमारा आखिरी, जो कि मेरा ख्याल है हम सब ने किसी ना किसी स्पिनर को सिलेक्ट किया होगा, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर। सो मुझे लग रहा है यूनानिमस होगा, बट सकलैन मुश्ताक विदाउट अ डाउट। यस, सकलैन मुश्ताक विदाउट अ डाउट, कोई डाउट ही नहीं है। सकलैन मुश्ताक जी। सो किसको डालेंगे? इन्वेंटर ऑफ दूसरा। हाँ, नहीं, पाकिस्तान में यही आते हैं, क्योंकि दूसरा जो क्लोजेस्ट, आई थिंक जो क्लोजेस्ट आपका आता है इसमें, वो हो सकता है कंपटीशन अजमल हो सकते हैं। इसके अलावा तो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, क्योंकि और आपके पास कोई आया ही नहीं है। आफरीदी को आप पहले डाल चुके हैं जो लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर हमारे पास कोई आया नहीं। बट देन अगेन उस्ताद होता है, सो सकलैन मुश्ताक। तो अगर हम टीम को देखें तो सकलैन, वसीम, वकार, इमरान, सईद और इंजमाम उल हक हमारी ऑटोमेटिक चॉइसेस थे, जो कि आई थिंक बाबर आजम। सो नॉट बैड। सो अब हमारे पास सिर्फ जो है कीपर का रह गया कि फाइनल हम किसको डाल रहे हैं। उस पर अब दोबारा आप बहस मुबासा कर सकते हैं। अगर आप लड़ाई करेंगे तो मेरे शो की रेटिंग बढ़ेगी, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। नाम ले लें, आमी को डालो यार। मेरे ख्याल से हैदर को डाल लेते हैं। ऑनेस्टी के ऊपर, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और डिसअपीयरिंग अगर क्राइटेरिया, तो फिर वो फिट इन हो जाते हैं। नहीं, बाकी सारी स्ट्रीम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मोइन खान और सरफराज रह गए। तासीर, आपका क्या ख्याल है फिर? यार वैसे ऑनेस्टली आई डोंट माइंड अगर मोइन खान टीम में हो, इट मेक्स जस्ट एज मच सेंस। क्योंकि यार मेरा ख्याल है कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को, कोई नजरियाती आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ उस तरह का नहीं है कि दोनों हार्ड हिटर हैं, पिंच हिटर भी हैं। मोइन खान का प्रॉब्लम स्ट्राइक रेट ज़्यादा था और उन्होंने शहजादा अभी तक प्रूव किया, बट मे बी सरफराज को दोबारा चांस मिलेगा तो ही विल लव। सो लेट्स पुट मोइन खान इन, ताकि फिर हम अपना रैप अप कर लें प्रोग्राम। ठीक है? हाँ ठीक है यार, वर्ल्ड कप विनर ओवरऑल कोई इतना वो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बिल्कुल ही वो प्लेयर डाल रहे हो जिसका बनता नहीं है। दोनों क्लोजली मैच्ड है, हर एक ने इन्हीं के बारे में शॉर्टलिस्ट करके सोचा हुआ है।
और So we can go with मोइन खान ऐसा कुछ. कैप्टन की भी आई थिंक नो ब्रेनर है, वो भी एक यूनानिमस चॉइस ही है। No brainer. आईके. बिल्कुल इमरान खान। ठीक है, इसके बाद चलें, ये हमारी टीम फाइनल हो गई है, इसके हम एक पोस्ट बना के डाल देंगे और फिर हम लोगों से गालियां खाएंगे, लेकिन हम बाज नहीं आएंगे। हम एक और वर्ल्ड लेवल बनाएंगे इसके बाद। ठीक है, हमने मिसबा को क्यों नहीं डाला? मिसबा को क्यों नहीं डाला? हमने कामरान अकमल को क्यों नहीं डाला? कामरान अकमल भी आपको पूछेंगे लोग। कामरान अकमल, सलमान बट भी हो सकते हैं। इमामुल हक, सबको पूछा जाए। शुएब अख्तर फखर को जमान। आएगा, यूनस खान पे भी सवाल होगा, हर किसी पे होगा। शुएब अख्तर पे भी आएगा। बिल्कुल हो सकता है वो YouTube चैनल पे हमारा जिक्र करते हैं, हमें ही फायदा हो जाए। अगर वो कहे ना कि इनका ये लिंक है चैनल का, तो आई डोंट माइंड, हमें फायदा ही है। तो नहीं, इसका मतलब है सीन ऑन है। अब हमें चाहिए कि एक हम टेस्ट 11 बनाए नेक्स्ट प्रोग्राम में, और इसके अलावा भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग हमें एक जी ओवरसीज प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान में खेला है उनकी भी एक 11 बनानी चाहिए। ये लेटेस्ट आइडिया था, जब शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि जो विजिटिंग प्लेयर्स आज तक आए हैं उन्होंने क्या परफॉर्म किया पाकिस्तान में, और मैंने कुछ स्टैट्स निकाले थे, मैं लिंक भेजता हूँ। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो आज तक किसी ने मैच खेले हैं 15 मैच है पाकिस्तान में, उसके बाद 12 मैच हैं, और बाकी फिर 9, 10, 9, 10, 9, 10। तो आज तक किसी को 15 किससे हैं? 15 सचिन के? नहीं, सचिन के 10 है मेरा ख्याल है, 15 हैं उसके कपिल देव के। अच्छा, तो इसलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकलेंगे आपका। चलें गैस करते हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए हैं आज तक, किस बॉलर ने लिए हैं? मुरली। और बैट्समैन तूने तो पढ़ लिया ना, तू मैं लिंक भेजे थे, तू चुप रहे। मैंने थोड़ी लिंक पढ़े थे। मैं हर लिंक नहीं खोलता जो आप भेजते हैं। स्मार्ट डिसीजन। स्टैट्स गाय आप है, हम नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मुरलीधरन यार बॉयज आप लोग डिस्कस करो, मुझे एक काम है। चलें ठीक है, हम शो रैप अप कर रहे हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे। बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव फन, स्टे सेफ, स्टे एट होम। हाफिज। क्यों? हाफिज।